ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की पहली गाथा 93 नंबर की गाथा, जिसमें पदार्थ का सम्यक वर्णन करते हैं। सम्यक वर्णन कैसे होता है? द्रव्य गुण पर्याय से उसका वर्णन करें तो ये उसका वास्तविक वर्णन है। गाथा पढ़ते हैं। अथो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणपगाणि भणिदाणि तेहिं पुनोपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। तो ये गाथा बहुत फेमस है, पज्जय मूढ़ा ही पर समय। किसी को गाथा याद हो या ना हो, लेकिन ये तो सबने खूब सुना है, पज्जय मूढ़ा ही पर समय। ठीक है, भले हम उसका अर्थ समझते हो या ना समझते हो, या अपने हिसाब से समझते हो, है ना, लेकिन ये तो बहुत फेमस है, पज्जय मूढ़ा ही पर समय। इसलिए द्रव्य दृष्टि करो, पर्याय दृष्टि को छोड़ो। ठीक है, लेकिन अच्छा, हाँ, लेकिन आपसे एक प्रश्न है। ठीक है, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, सही बात है? सोच के बताओ। देखो, समझना पड़ेगा, क्योंकि पर्याय भी वस्तु का स्वरूप है। तो पर्याय दृष्टि से भी देखो, द्रव्य दृष्टि से भी देखो, यानी वस्तु को देखने वाली दो दृष्टियां हैं, एक द्रव्यार्थिक नय की और एक पर्यायार्थिक नय की, और दोनों ही सम्यक ज्ञान के अंश हैं। समझ में आया? द्रव्यार्थिक नय भी ज्ञानी के ज्ञान में होता है और पर्यायार्थिक नय भी ज्ञानी के ज्ञान में होता है। फिर तो वो मूढ़ता है, वो पर्याय दृष्टि नहीं है, वो तो मूढ़ता है जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं, कि जिसको पर्याय के संबंध में मूढ़ता है वो पर समय है। बात समझ में आ रही है आपको? पर्याय दृष्टि, जहाँ अगर पर्याय दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा, इसका मतलब ये मत समझना कि पर्याय को, धर्म को देखना ही नहीं है, या जिसने पर्याय को देख लिया ऐसी दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो गई, वहाँ ऐसा अभिप्राय मत ग्रहण करना। वहाँ अभिप्राय ये है कि द्रव्य स्वरूप को तो जानता ही नहीं और एक एकांत पर्याय स्वरूप को ही जानता है, लेकिन ये उसे पर्याय न मानकर संपूर्ण वस्तु मान बैठता है, यानी अंश को अंश न मानकर अंशी मान बैठता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। पर्याय को पर्याय पने जाने तो इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है, एक पुस्तक है द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर, लेकिन उसका अभिप्राय सही ग्रहण करना, नहीं तो आपस में समझने में टकराव लगता है ना। तो वहाँ पर्याय दृष्टि विनश्वर माने जो पर्याय में मूढ़ हो गया, द्रव्य स्वरूप की खबर ही नहीं है, अंश मात्र ही वस्तु को मान बैठा। देखो, ये अंश है, ऐसा कौन कह सकता है? जिसको अंशी की खबर होगी वही तो कह सकता है ना ये अंश है। जिसको अंशी की खबर ही नहीं है तो उसको अंश की भी खबर नहीं है, वो मूढ़ है, वो मिथ्या दृष्टि है। बात समझ में आ रही है आपको? नए ज्ञान अज्ञानी के ज्ञान में होते हैं कि ज्ञानी के? ज्ञानी के ज्ञान में। अच्छा, निश्चय नय तो ज्ञानियों के होता है, और व्यवहार नय किसके होता है? वेरी गुड, वो भी ज्ञानी। लेकिन आप ही बताओ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि व्यवहार नय वो तो अज्ञानी का और निश्चय नय ज्ञानी का। ठीक है, गाड़ी में रेस भी होती है और ब्रेक भी होती है। ब्रेक लगाना बुरी बात और रेस दबाना अच्छी बात, उससे गाड़ी चलती है। तो फिर ब्रेक हटवा दें उसमें से, क्योंकि तो डिस्टर्ब करती है, रोकती है, और रेस बढ़िया चीज़ है कि वो आगे बढ़ाती है। बात समझ में आए?
अभी इसमें गाथा आएगी प्रवचन सार में, 114 नंबर की गाथा है शायद, जिसमें कहेंगे कि वस्तु को जानने वाली दो आँखें हैं, दो दृष्टियाँ हैं, एक द्रव्यार्थिक चक्षु और एक पर्यायार्थिक चक्षु। तो प्रयोजन के हिसाब से कभी द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद करके पर्यायार्थिक चक्षु से देखते हैं, कभी पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करके द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते हैं। देखो, बंद करना लेकिन फोड़ना नहीं। फोड़ोगे तो एक आँख नहीं फूटेगी, आप पूरे काणे हो जाओगे। अच्छा बताओ, आँख काणी है कि वो इंसान काणा हो गया? बताओ आप। इंसान काणा है। एक आँख फोड़ दी जाए तो वो इंसान ही काणा कहलाएगा। तो ऐसे ही आप मुख्य गौण तो करना, ठीक है, लेकिन उसका सर्वथा निषेध मानोगे, सर्वथा अभाव करोगे तो मिथ्या एकांत होगा, मिथ्यात्व होगा। ठीक है, तो माने जहाँ कहीं कोई बात कही जाती है तो हमें उसकी अपेक्षा को समझना चाहिए, अपने नहीं समझ में आए तो पूछ लेना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन एकांत नहीं करना चाहिए। माने अड़ियल का मार्ग नहीं है, हट के लिए कोई स्थान नहीं है। और हट किसको होता है कि जिसका ज्ञान छोटा होता है ना, जो कम जानता है, वो हट करता है। और जिसका ज्ञान विकसित होता है, विशाल होता है, जिसको सब पक्ष उसमें दिखाई देते हैं, तो उसको जिद करने की, हट करने की गुंजाइश दिखती नहीं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। बात समझ में है? समझदार आदमी के पास आप शिकायत लेके जाओगे तो वो आपकी बात सुनकर सही नहीं मान लेगा, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये तो अपनी अपनी सुना रहा है, ये अपनी अपेक्षा कह रहा है। तो वो कहते हैं सामने वाले को भी हाजिर करो। जज साहब होते हैं ना कोर्ट में, खाली आपकी शिकायत सुन के थोड़ी ना डिसीजन दे देंगे, तो वो दूसरे को भी बुलाएंगे। अब वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा, फिर जब दोनों पक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे तब जज साहब उसमें से निर्णय ले पाएंगे। इसी प्रकार दोनों नयों को, यदि तुम जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो दोनों नयों को मत छोड़ना, क्योंकि दोनों नयों के द्वारा वस्तु का स्वरूप मत कर अपना प्रयोजन सिद्ध किया जाता है। जैसे दही मथते हैं ना मक्खन निकालने के लिए, तो एक को ढीला छोड़ते हैं तो दूसरे को कसते हैं, ठीक है, ऐसा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में दिया शायद उदाहरण। तो इसी प्रकार कभी आप निश्चय नय के विषय को मुख्य करते हैं, कभी व्यवहार नय के मुख्य को करते हैं, तो वो प्रयोजन के हिसाब से। समझ में आया? लेकिन मुख्य गौण कौन कर सकता है कि जिसको बाकी जो अन्य पक्ष हैं उनकी भी स्वीकृति हो। तो देखो, नय की परिभाषा क्या है कि प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला सम्यक ज्ञान, ठीक है ना, वो सम्यक ज्ञान का अंश कह लो, अथवा श्रुत ज्ञान का विकल्प, वो नय है, ठीक है। और श्रुत ज्ञान मिथ्या श्रुत ज्ञान की बात नहीं है, सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश, सम्यक श्रुत ज्ञान के विकल्प, वो नय है। भले ही निश्चय नय हो, भले ही व्यवहार नय हो। तो हम ये कहते हैं ना, हम तो निश्चय नय वाले और वो व्यवहार नय वाले, ठीक है। पहले तो ऐसे अकेले अकेले होते नहीं हैं कि जो निश्चय नय वाला है उसके ज्ञान में नियम से व्यवहार नय भी होता है, और जो व्यवहार नय वाला है उसके ज्ञान में निश्चय नय भी होता है। हाँ, प्रयोजन के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, भाषा में, दृष्टि में, ठीक है ना, मुख्य और गौणता बनती है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा समझ लेना कि व्यवहार नय वाला कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है, ठीक है। निश्चय नय वाला ही सम्यक दृष्टि हो, ऐसा नहीं। और ये अकेले अकेले होते भी नहीं है। निश्चय नय के बिना व्यवहार नहीं होता। क्या कहा? निश्चय नय के बिना व्यवहार नय नहीं होता। जिसको पूर्ण का ज्ञान ना हो उसको अंश का ज्ञान नहीं होता। इसलिए परिभाषा में लिखा कि प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला श्रुत ज्ञान का अंश, श्रुत ज्ञान का विकल्प, वो नय है। यानी पहले आपको पूरी वस्तु का ज्ञान हो
तब आप एक धर्म को मुख्य और एक को गौण कर सकते हैं। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुत्वंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। अभिप्राय का मतलब वो जो जानने का उसका दृष्टि है, ज्ञान। चलिए, अन्वयार्थ, पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, माने कोई भी पदार्थ होगा वो द्रव्य रूप ही होगा, अद्रव्य रूप तो हो नहीं सकता। अगर है तो वो द्रव्य रूप है। और द्रव्य कैसे कहे गए हैं? गुणात्मक, गुणमयी। ठीक है, जैसे घड़े में बेर भरे हैं, ऐसे ही द्रव्य में क्या भरे हैं? गुण भरे हैं। सही है? ऐसे नहीं भरे हुए। तो जैसे रसगुल्ले में रस भरा है, ऐसे भरे हैं कि ऐसे भी नहीं भरे, क्योंकि वो तो संयोग संबंध है। अलग से वो चीनी का बक्खर बनाते हैं और फिर उसमें पकाते हैं, तो ऐसे थोड़ी समवाय संबंध हुआ हमारे। अन्य मतों में ऐसे भी हैं कि ज्ञान का आत्मा से समवाय हुआ है, संयोग संबंध मानते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मिश्री मिठासमय है, मिश्री में तो मिठास नहीं भरी ना किसी ने, अब भर दियो तो पता नहीं, इंजेक्शन का ज़माना है कि गन्ने में भी भर देते हैं सैक्रीन है, किस में भर देते हैं? वो कहते हैं तरबूज में, खरबूज में, है ना। तो यहाँ कैसा है कि वस्तु उस मई है। बात समझ में आई? जैसे छात्रों के समुदाय को कक्षा कहते हैं, क्या उसी प्रकार गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं? बात समझ में आ रही है आपको? अंतर क्या है? तो यहाँ कैसा है, जैसे मिश्री में मिठास है, सफ़ेदी है, तो मिठास अलग हो और मिश्री अलग हो, ऐसा तो नहीं है ना। जो क्षेत्र मिश्री का है वही क्षेत्र मिठास का भी है, वही क्षेत्र सफ़ेदी का भी है, वही क्षेत्र उसकी चिकनाहट का भी है, वही क्षेत्र उसकी जो कुरकुरापना है उसमें क्रिस्पीनेस उसका भी है। समझ में आया? अलग अलग प्रदेश नहीं है, वो उसमें वस्तु भेद नहीं है। ठीक है, गुण माने उसकी क्वालिटीज़ और पर्याय माने जो उसकी जो भी क्वालिटी है उसका कुछ ना कुछ परिणाम व्यक्त होगा। उसके बिना क्वालिटी का क्या करोगे? क्वालिटी का पता ही कैसे चलेगा? जैसे मिठास गुण है, क्या है? उसका एक गुण है ना मिठास, लेकिन उसमें वो व्यक्त है। जब आप चखोगे तो आपको साक्षात अनुभव में आएगी। चलिए, तो द्रव्य कैसे हैं? गुणात्मक कहे गए हैं। और द्रव्य तथा गुणों से क्या होती हैं? पर्याय। पर्याय मूढ़ जीव पर समय है। क्या कह रहे हैं? पर्याय मूढ़ जीव पर समय। इसका खुलासा देखते हैं, टीका में मिलेगा। क्योंकि प्रश्न एक की ओर खड़ा हुआ था कि पर्याय मूढ़ ही पर समय है, द्रव्य मूढ़ स्वसमय है, गुण मूढ़ स्वसमय है और पर्याय मूढ़ पर समय। इसलिए हम तो द्रव्य में मूढ़ होंगे, हम गुणों में मूढ़ नहीं होंगे। क्योंकि जो गुणों में पज्जय मूढ़ा ही पर समय है ना, लेकिन हम तो द्रव्य मूढ़ा है, इसलिए हम स्वसमय हैं। ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना। आ रही वैसे बात समझ? देखो, जो पर्याय मूढ़ है ना, वो द्रव्य मूढ़ भी है, गुण मूढ़ भी है। जो अंश को नहीं समझता वो अंशी को भी नहीं समझता। जो अधूरे को नहीं जानता वो पूरे को भी नहीं जानता। अच्छा, जैसे बच्चों से पूछा कि ये बताओ ये क्या? 1/4 है। अब 1/4 कौन बच्चा बता सकता है कि जिसको 1 का ज्ञान हो? ठीक है, 4 आने का ज्ञान किसको हो सकता है कि जिसको 16 आने पता हो? अब तो नहीं चलते, लेकिन 4 आने 8 आने तो अब तक चलते ही थे, है ना। वो तो रूढ़ी से कहते हैं जो बच्चे जानते हैं। लेकिन भाव वासना तो उसको है ना कि जिसको पता है 16 आने का पूरा 1 रुपया होता है, तो 8 आने का आधा रुपया होगा। पहले तो लिखा भी होता था आधा रुपया। तो आप समझना,
ये सारी चीज़ें अगर एक मटका उल्टा रखोगे तो सारे मटके उल्टे रखे जाएंगे, मूल में भूल हो जाएगी। टीका, इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है वह समस्त ही, देखो पदार्थ किस लिए कहते हैं इसको, कि जो जानने में आए उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये जो पद शब्द है ना, मैंने कहाँ पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से इसका वो अर्थ किया गया है कि पदार्थ किसे कहते हैं कि जो जानने में आए वो पदार्थ है। और पदार्थ कैसे होते हैं कि विस्तार सामान्य समुदायात्मक, अभी बड़ा बहुत भारी भरकम शब्द है और डरा देने वाला, बस ऐसे शब्द हैं कि जिसके कारण लोग प्रवचन सार से घबरा जाते हैं, लेकिन प्रवचन सार को समझना बहुत सरल है। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो पूरा बराबर सारी अपेक्षाओं से खोल खोल के वर्णन किया है वस्तु स्वरूप का, लेकिन समय सार को समझना प्रवचन सार से कठिन है, क्योंकि वहाँ आशय को सही ग्रहण करना है। यहाँ तो सारी बात खोल के बता दी है। और वहाँ जो कहते हैं कि रागादि का कर्ता पुद्गल है, अब कैसे समझाएं जीव को, और वही आचार्य आगे कह रहे हैं कि रागादि का कर्ता जीव है, पुद्गल नहीं है। अब बताओ, वहाँ बड़ी टेढ़ी खीर है और यहाँ बिल्कुल आपको खोल के समझाया है। देखिए क्या होता है, विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक। देखो ये तो आपको पता होगा, विस्तार का मतलब होता है चौड़ाई। जैसे जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है, समझ गए। विस्तार माने उसका फैलाव यानी चौड़ाई। और आयत, आयत में क्या होता है आपको पता है, आयत किसे कहते हैं कि जिसकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई के मुकाबले लंबाई अधिक हो, उसको आयत कहते हैं ना। तो आयत कह के लंबाई बतानी है। जैसे कि मोबाइल है, अब इसको ऐसे ऐसे लंबा ऐसा चित्र बनाया जाओ ऐसा, तो वो आयत है। उसमें क्या हो रहा है कि लंबाई जा रही है। ठीक है, अब देखो विस्तार किस लिए कहा और लंबाई किस लिए कहा। जो गुण हैं, जैसे थान होते हैं ना, थान आपने देखे हैं, थान कपड़े के जो थान होते हैं, उसमें एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, जिसको हम पना कहते हैं। पना, पहना नहीं, पना। ठीक है, वो कोई 1.25 गज का पना होता है, कोई मीटर का पना होता है। तो जो पना है वो है चौड़ाई। अब वो जो चौड़ाई है उसकी, वो तो वही की वही उतनी की उतनी रहती है। अब आप थान खोल रहे हो, बिछा रहे हो, ऐसे जैसे चटाई है ना साहब, इसी को समझ लो आप। अब ये रोल है तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो पूरी वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन लंबाई बढ़ती चली जाएगी, खोलते जाएंगे ना आप। तो चौड़ाई कहकर कहने हैं गुण, क्योंकि गुण सदा अनादि अनंत एक साथ रहते हैं, तो चौड़ाई बराबर उतनी की उतनी चल रही है। और ये जो खोलते जा रहे हैं, इससे बताना लंबाई कहकर काल की अपेक्षा जो प्रवाह है, लंबाई माने कालापेक्षित प्रवाह यानी पर्याय, क्योंकि वो क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होती है। तो लंबाई कहकर पर्याय कहनी है और चौड़ाई कहकर गुण कहने। इतनी बात समझ में आ गई। चौड़ाई माने गुण। अब कहोगे अर्थ कहाँ से लाए हो, कि हम कहाँ से लाए हैं? ये सर्वज्ञ के आगम में ऐसे शब्द आए हैं, है ना, और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। हमने भी जब पहली बार पढ़े थे तो मैंने हिल गए थे, क्या है, कैसे इसका अर्थ समझे। ठीक है, लेकिन आचार्य ने कैसे, हाँ ये भी बात सही है। तो अब उदाहरण तो हमने इसलिए बनाया कि आपको ना थोड़ा सा याद रहता है बस उदाहरण से, कि अब जब इसमें पढ़ेंगे ना, इसमें पढ़ाऊँगा अभी विस्तार है, फिर उस विस्तार का सामान्य लेना है। ठीक है, फिर एक विस्तार विशेष होता है, तो अभी देखेंगे। अभी तो इतनी मुश्किल बात है ना, तो बिना उदाहरण के
सूखी सूखी चलती नहीं है। देखो कहीं भी आप उदाहरण दोगे तो वहाँ झोल आए बिना रहता नहीं। तो कई लोग उदाहरणों में अटक जाते हैं, उन उदाहरणों में बहस चालू हो जाती है, सिद्धांत तो एक तरफ रखा जाता है। तो इसलिए ज़्यादा उदाहरणों से बचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, विस्तार बताया आपको। देखिए नीचे फुटनोट में लिखा है, पेज नंबर 163 पर मिल गया आपको। फुटनोट में नंबर 1, विस्तार सामान्य समुदाय। विस्तार सामान्य रूप समुदाय। विस्तार का अर्थ है कि चौड़ाई। द्रव्य की चौड़ाई की अपेक्षा के भेदों को, विस्तार विशेषों को गुण कहा जाता है। देखो इसमें भी विस्तार विशेष और विस्तार सामान्य। अगर आप विस्तार सामान्य कहोगे तो वो होगा द्रव्य, और विस्तार विशेष कहोगे तो वो होंगे गुण। समझ गए? इसी प्रकार अगर आयत सामान्य कहोगे तो वो होगा द्रव्य, और आयत विशेष कहोगे तो होंगी पर्याय। विशेष का मतलब भेद, ठीक है, और सामान्य मैंने अभेद। देखो, द्रव्य की चौड़ाई की अपेक्षा के भेदों को गुण कहा जाता है। जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि जीव द्रव्य के विस्तार विशेष अर्थात गुण हैं। उन विस्तार विशेषों में रहने वाले विशेषत्व को गौण करें। विस्तार विशेषों में रहने वाले माने ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है। आपकी गाथा भी है 7वें नंबर की कि नवीनाणम न चरित्रम न दंसणम जान गो शुद्धो, के व्यवहार कहता कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। व्यवहारेणु वदिस्सदी नाणिस चरित्र दंसणम नाणम नवीनाणम न चरित्रम न दंसणम जान गो शुद्धो। वो कह रहे हैं न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो बताओ आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र है कि नहीं? 7वीं गाथा में समझाया था ना समय सार जी की कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ये व्यवहारण्य का कथन है। परमार्थ से देखें तो न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो है या नहीं है? तो फिर वहाँ आचार्य देव क्यों लिख रहे हैं कि न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है? माने ऐसा भेद नहीं है कि ये ज्ञान, ये दर्शन, ये चारित्र। अभेद दृष्टि से देखें, माने निश्चय है कि दृष्टि अभेद दृष्टि से देखें तो वस्तु अभेद है, एक है। क्योंकि भेदों के आश्रय से विकल्प उपजते हैं, राग उत्पन्न होता है। अभेद के आश्रय से निर्विकल्पता होती है। तो वहाँ इसलिए कहा कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसा भेद नहीं है जैसे अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं में भेद होते हैं, ऐसा भेद नहीं है। और जो आंतरिक भेद है वो भी गौण करने लायक है। वस्तु भेद नहीं है, स्वरूप भेद है। ज्ञान ज्ञान रूप है, दर्शन रूप नहीं है। दर्शन दर्शन रूप तो है, चारित्र रूप नहीं। बस इस अपेक्षा इसको नाम दिया था तदाभाव। लेकिन फिर भी वस्तु एक है, अखंड है, कथनचित भेदा भेद है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सर्वथा अभेद है। सर्वथा अभेद कहोगे तो क्या दोष आएगा कि अनंत गुणों की सिद्धि नहीं होगी। अगर सर्वथा अभेद होंगे तो फिर अनंत गुणों की सिद्धि नहीं होगी, फिर तो एक ही गुण ठहरेगा। और सर्वथा भेद रूप कहोगे तो वो न्यारे न्यारे गुण, न्यारे न्यारे द्रव्य हो जाएंगे। तो इसलिए कथनचित भेद है, कथनचित अभेद, यानी 50-50। ठीक है, 50-50 नहीं कि आप भी ठीक, हम भी ठीक। इसका नाम स्यादवाद नहीं है। हाँ, दो गलत मिलकर एक सही नहीं होते। समझ में? गलत तो गलत ही है, अपेक्षा सही समझनी पड़ेगी। तो कई लोग अनेकांत का मतलब ये भी समझते हैं हम भी ठीक है। देखो अठन्नी मिलके तो रुपया बन गया, ठीक है।
लेकिन एक उदाहरण अभय जी देते हैं कि किसी को ना माने 24 नंबर की बस पकड़नी थी, तो एक 2 नंबर की बस आ गई, एक 4 नंबर की बस आ गई, तो काम हो जाएगा उसका। ऐसे ही कोई ढूंढ रहा था कि साहब शादी करनी है लड़के की, कि भाई कितनी उम्र की लड़की चाहिए, कि वो 20-22 साल की, तो एक 15 की, एक 7 साल की चलेगी कि नहीं चलेगी? क्या ऐसे जोड़ के, ठीक है, सत्य नहीं होता। युगल जी कहते हैं 2 झूठों को मिलाने पर, 2 झूठ मिलाने पर सत्य नहीं हो जाते बल्कि डबल झूठे हो जाते। समझ में आया कि 2 विपरीत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या है, देखो अब मैथ्स को क्या बताएं, टाइम हो गया, कल बताएंगे टाइम मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस होते हैं नहीं, वो एक्चुअल में घट रहा है। जैसे प्लस में चलेंगे तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस में, यहाँ से नीचे जाएंगे तो माइनस में। तो पहले -10 फुट यानी 10 फुट नीचे उतरो, फिर हमने कहा -15 फुट, तो यानी यहाँ से आपको 25 फुट नीचे उतरना है। जहाँ माइनस में ही रहे हो आप, है ना। चलो खैर, तो विस्तार सामान्य पे आना है। अभी विस्तार विशेष हो गया। विस्तार विशेष किसे कह रहे हैं? गुणों को। जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि जीव द्रव्य के विस्तार विशेष, उसको अभी कहेंगे, अभी तो उसकी चर्चा ही, उसको आयत विशेष कहेंगे। विस्तार विशेष कहा गुणों को। उन विस्तार विशेषों में रहने वाले विशेषत्व को गौण करें, माने भेदों को गौण करें, तो इन सब में एक आत्म स्वरूप सामान्यत्व भासित होता है। अब एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे देखो, ये फूल है, ये फल है, ये टहनी है, ये जड़ है, ठीक है। तो वृक्ष कहाँ है? समझ में आ गया? ये सब उसके विशेष हैं। इन विशेषों में विशेषपने को गौण करो। तो हमने कहा पत्ती को हाथ लगाया तो भी हम कहेंगे ये वृक्ष है। कोई टहनी को हाथ लगा के कहेगा कि आम का पेड़ है। कोई फूल को हाथ लगा के कहेगा आम का पेड़ है। कोई फल को हाथ लगा के कहेगा आम का पेड़ है। तो उसके जो भेद थे उनको गौण करें तो वृक्ष कहीं कोई अलग नहीं है, वो उन्हीं भेदों में अभेद, ठीक है। अब हम आपको मिश्री दिखाएं, ठीक है, तो आप कहोगे क्या है कि सफ़ेदी है या एक डली है, ठीक है, या ये कोई चिकनी चीज़ है। लेकिन उन सब में ही इन विशेषों को, भेदों को गौण करें तो वही द्रव्य है। उन विस्तार विशेषों में रहने वाले विशेषत्व को गौण करें तो इन सब में एक आत्म स्वरूप सामान्यत्व भासित होता है। देखो गाथा है ना, मेरे दर्शन में आत्मा, मेरे ज्ञान में आत्मा, मेरे चारित्र में आत्मा, योग में आत्मा, संवर में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा। ऐसी गाथा नियम सारजी में भी है, समय सारजी में भी है और परमागमों में भी है, ठीक है। बड़ी प्रिय सी गाथा लगती है आचार्य देव की। जैसे अरस अरुवम अगंधम वाली गाथा है, ऐसे ये गाथा भी 2-3 परमागमों में है कि ज्ञान में आत्मम, ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा, संवर में, योग में, प्रत्याख्यान में आत्मा, ठीक है। अब उसके 2 अर्थ हैं, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो कहना क्या है कि जो ज्ञान है, ठीक है, वो आत्मा ही है ना, दर्शन है वो आत्मा ही है, चारित्र है सो आत्मा ही है, आत्मा उससे अलग तो कोई है नहीं। लेकिन आप इन भेदों को गौण करो तो इन सब में एक आत्म स्वरूप सामान्यत्व भासित होता है, ठीक है। अब जो सामान्य को देखेंगे, कॉमन को देखेंगे, अन्वय सो द्रव्य, तो ये विस्तार सामान्य, देखो विस्तार विशेष था गुण, लेकिन विस्तार सामान्य क्या होगा? द्रव्य होगा। उसी को इन्होंने विस्तार सामान्य समुदाय भी कहा। अब उसी प्रकार उसमें समझ लो आयत विशेष। आयत मतलब लंबाई, लंबाई माने काल की अपेक्षा लंबाई, कि जैसे 100 वर्ष का,
50 वर्ष का है, तो वो कैसे होते हैं? वर्ष एक एक समय करके होते हैं, और एक एक समय की अपेक्षा वस्तु के परिणमन को देखना, उसी को पर्याय कहते हैं। यानी काल की तरफ से वस्तु में भेद डालना, उसी का नाम तो पर्याय है। गुण भेद, ठीक है, भाव भेद, क्षेत्र भेद, काल भेद, तो इस तरह से उसमें भेद डालकर वस्तु को समझा और समझाया जाता है। तो द्रव्य के लंबाई की अपेक्षा के, यानी एक के बाद एक प्रवर्तमान क्रमभावी कालापेक्षित भेदों को, आयत विशेषों को पर्याय कहा जाता है। उन क्रमभावी पर्यायों में प्रवर्तमान विशेषत्व को गौण करें तो एक द्रव्यत्व रूप सामान्यत्व ही भासित होता है। यह आयत सामान्य वो द्रव्य है। देखो जो पर्याय होती हैं एक के बाद एक के बाद, जैसे पहले मनुष्य था, मरकर त्रियंच बन गया, फिर त्रियंच मरकर देव हो गया, ये तो क्रम से हो रही है, मनुष्य देव त्रियंच नारक आदि पर्याय, ठीक है। लेकिन इन पर्यायों में ये जो काल की अपेक्षा भेद किया, इन भेदों को गौण करें तो आपको दिखेगा कि वही जीव है जो मनुष्य गति में था, वही मरकर ये देव बना था, वही मरकर त्रियंच बना, वही। अभी मनुष्य देव नारकी त्रियंच पर्यायों को किया गौण, सामान्य को किया मुख्य, तो वही द्रव्य है और कोई अलग से द्रव्य नहीं है। समझ में आया? द्रव्य आत्मा यहाँ हो ना, मैं कहने पे आप यहाँ हाथ जाता है सबका। अगर किसी का मैं कहने पे यहाँ हाथ जाए तो गलत है क्या? यहाँ कहता है ना कि मैं आत्मा, कि जैसे आत्मा यहाँ रखा है अंदर कोठरे में एक बढ़िया, जैसे भगवान की मूर्ति है ना, भजन भी तो ऐसे ही हैं कि जैसे वेदी में भगवान विराजमान हैं, ऐसे इस देह देवल में परमात्मा विराजमान है। तो जीव को लगता है कि ऐसे ही अंदर कुछ, हाँ, वो फोटो भी ऐसे ही दिखाते हैं। लेकिन जैसे कोई कहता है ना कि मैं आत्मा हूँ, अगर कोई ऐसे कहे ना मैं आत्मा हूँ तो भी कोई गलती नहीं, क्योंकि आत्मा तो यहाँ सारे प्रदेशों में अखंड है। अब सोचते हैं तो यहाँ से अभी सोच के बताता हूँ, तो यहीं के प्रदेश सोचते हैं क्या कि आत्मा तो अखंड है, ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम खाली यहीं के प्रदेशों में थोड़े ही होता है, वो तो सर्व प्रदेशों में समान है। लेकिन पता नहीं आदत कैसे पड़ गई, क्या कारण है। हाँ, वो यहाँ के प्रदेश निमित्त पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ निर्वृत्ति और उपकरण की रचना है, और यहाँ के जो आत्म प्रदेश हैं वो उस जानने में निमित्त हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहीं क्षयोपशम है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश ऊपर से नीचे ऐसे सर्कुलेट घूमते हैं। तो यहाँ वाले जो प्रदेश हैं वो पैरों में आ जाएंगे, तो फिर पैर के अंगूठे से दिखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्षयोपशम अगर आप उन निश्चित प्रदेशों में ही मानो तो ये गड़बड़ होगी, ठीक है। तो क्षयोपशम तो आत्मा के सर्व प्रदेशों में होता है, लेकिन जहाँ जहाँ द्रव्य इंद्रियों की रचना है, इसके पीछे के जो आत्मा के प्रदेश हैं वो उनमें जानने में निमित्त पड़ते हैं। ऐसे ही अभी क्षयोपशम दशा का पराधीन स्वरूप है। तो आज अपनी चर्चा हुई किस पर? विस्तार पर और आयत पर। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, कल एक बार फिर रिवाइज कराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किसको? नहीं, एक मिनट। विस्तार विशेष को व्यंजन पर्याय, नहीं फिर अर्थ पर्याय क्यों कहोगे? नहीं, ऐसा है ना, देखो, चाहे गुण पर्याय भी, अर्थ पर्याय भी हैं, वो भी एक के बाद एक होती हैं। अर्थ पर्याय भी तो एक के बाद एक होती हैं। जैसे व्यंजन पर्याय, मनुष्य नारक त्रियंच आदि एक के बाद एक होती हैं, क्रम से होती हैं, काल की अपेक्षा है। उसी प्रकार जो गुण पर्याय हैं वो भी कालापेक्षित हैं। या तो फिर गुण कहो, या तो फिर गुण की बात करो, उसमें काल की अपेक्षा नहीं पड़ेगी, वो तो अनादि अनंत है। क्या वो पर्याय अनादि अनंत थोड़ी है?
वो तो एक एक समय प्रमाण उसको देखा जाता है। और लंबाई के प्रवाह की अपेक्षा देखोगे ना गुण को, देखो इसमें इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है कि गुण कल भी था, अभी भी है, कल भी होगा, फिर भी होगा, फिर भी होगा। यही तो उसका प्रवाह है कि प्रत्येक कालखंड में वो आत्मा सदैव मौजूद है। इसी को काल की अपेक्षा देखें तो कहते हैं प्रवाह बह रहा है। संडे को हम थे, आप भी थे, मंडे को भी आप थे, ट्यूसडे को भी आप थे। तो संडे चला गया, मंडे चला गया, तो आप भी तो दौड़ लगा रहे हो साथ साथ, टाइम के साथ साथ। तो इस अपेक्षा कह रहे हैं कि वस्तु परिणमित हो रही है, प्रवाहमान है, माने आप भी दौड़ रहे हो काल के साथ साथ। आपकी एग्जिस्टेंस बनी हुई है ना। हाँ हाँ, नहीं लिया ना, तुमने आयत कहा था शायद। नहीं, गुण पर्याय क्यों कहोगे? गुण पर्याय क्यों कहना चाहते हो? देखो कोई भी पर्याय हो, सुनो, चाहे गुण पर्याय हो चाहे वो व्यंजन पर्याय हो, वो दोनों की दोनों जाएंगी आयत विशेष में, दोनों आयत विशेष में जाएंगी। तुम्हें विस्तार क्यों लग रहा है? विस्तार में तो गुण कह रहे हैं, ठीक है। विस्तार विशेष मतलब गुण, और विस्तार सामान्य माने द्रव्य, आयत विशेष माने पर्याय, और आयत सामान्य माने द्रव्य। चलो और विचार करेंगे, अभी मुझे प्रश्न ही ठीक से समझ में नहीं आया है। अब आगे आएगा, इसमें सब आ जाएगा, दोनों प्रकार की पर्याय आएंगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो